हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को ये टेंशन होगा कि अभी C++ इतना बड़ा चैप्टर है और इसे कैसे पढ़ें। ओके, सो आई एम गिविंग यू C++ रिवीजन इन 3 लेक्चर्स। ओके, सो दिस इज पार्ट 1 फॉर C++, ओके, फॉर योर HSC एग्जाम. So please revise your C++ with these videos. So let's start with object and class. Okay, the basic topic for your C++, the very basic, that is what is object and class. So by with a simple example, I am telling you that what do you mean by class and what are the objects. So suppose your class is fruit of type fruit, तो उसमें क्या होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सब क्या होंगे, सबके टाइप्स फ्रूट ही होंगे. ओके, व्हाट इज द मीनिंग अकॉर्डिंग टू C++, कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे विल बी ऑफ सेम टाइप ऑफ द क्लास. क्लास का जो भी टाइप होगा तो ऑब्जेक्ट के भी टाइप सब सेम ही होंगे. ओके, द ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास विल बी ऑफ सेम टाइप. ठीक है. नाउ सी द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स आर द फिजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल थिंग अराउंड अस. तो हमारे पास जो भी चीजें हैं जिसे वी कैन टच एंड फील, दोज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स. ओके, इन C++ ऑब्जेक्ट्स आर रन टाइम एंटिटीज. ओके, जो एक्चुअल में काम करने वाली है हमारे प्रोग्राम में, दोज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज इंस्टेंस ऑफ क्लास. ओके, ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू एक्सेस डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास. तो अगर क्लास का कुछ भी काम है तो वो कौन करने वाला है, वो ऑब्जेक्ट करेगा. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लास. सो यू हैव टू डू द डेटा टाइप्स इन C++. ओके, सो वेयर यू विल गेट दैट क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. आपका क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. ओके, it is user defined, which means it is defined by the user. Class is a pattern, template or blueprint of a category structure of identical items. Means what, कि ये आपका एक टेम्पलेट होगा आपके प्रोग्राम का, एक शॉर्ट में पूरा स्ट्रक्चर होगा आपके प्रोग्राम का. इन शॉर्ट, ओके, क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम का पूरा एब्स्ट्रैक्ट जो भी होगा वो क्लास के थ्रू पता चल जाएगा. Now the very important question for 3 marks is features of OOP programming. तो ये features में आपको 6 point लिखने रहते हैं. 6 point will give you 3 marks. Okay. So programs are divided into number of objects. Different objects communicate with each other through the message called as method or function. तो हर एक प्रोग्राम में क्या रहते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे से बातें करते हैं, मीन्स कम्युनिकेट करते हैं for program to run but by method or function. Okay, method और function एक ही चीज है, we can call it as method or function. Emphasis is given on the data rather than procedure. यहाँ पे क्या होता है, OOP प्रोग्रामिंग में डेटा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है देन प्रोसीजर. पहले हमें ये देखना है कि डेटा कितना प्रोटेक्टेड है. ओके, एंड अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में OOP प्रोग्रामिंग और फीचर्स ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, both are same. Okay, you have to write these 6 points only. Data is hidden and can't be accessed or altered by external function. तो डेटा क्या है, हमारा छुपा हुआ है. क्योंकि यहाँ पे डेटा को बहुत प्रेफरेंस रहता है, तो डेटा हमें हाइड करके रखना है कि किसी और के थ्रू वो एक्सेस ना हो. ओके, फंक्शंस ऑपरेटिंग ऑन डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एनकैप्सुलेटेड. हम क्या करना है यहाँ पे, कि जो भी डेटा है, ओके, और फंक्शन से उसको इनकैप्सुलेट, मतलब एक कैप्सूल के अंदर बंद किया गया है, सो दैट डेटा विल बी सिक्योर. न्यू डेटा एंड फंक्शन कैन बी इजीली, सॉरी फॉर दिस इज कैन बी इजीली एडेड वेन एवर रिक्वायर्ड. तो इसमें कभी भी हम डेटा और फंक्शंस ऐड कर सकते हैं हमें जब भी चाहिए. एंड इट फॉलोज बॉटम अप अप्रोच. व्हाट इज द मीनिंग, पहले वो छोटे छोटे फंक्शंस को बनाएगा, दैट इज योर बॉटम, फिर उसको कंबाइन करके मेन प्रोग्राम बनेगा, दैट इज बॉटम टू अप अप्रोच. ओके, सी दिस इज द सिंपल वे टू रिप्रेजेंट कि ये ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसका डेटा है, फंक्शन है. ओके, बट इन अ प्रोग्राम डेटा एंड फंक्शन कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, एक दूसरे से वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं
और इसमें कभी भी डेटा और फंक्शन अल्टर किया जा सकता है, ऐड भी किया जा सकता है एंड रिमूव ऑल्सो. ओके, नाउ the next topic is syntax of class. Now we did with the object, basic meaning of class and object. Now the syntax of class. So syntax of class will give you 3 marks in board exam, 3 to 4 marks. Okay, so ऐसा भी पूछ सकते हैं, what do you mean by class and represent syntax of class with proper nomenclature. Okay, so class is user defined data type. Class is abstract of program, and in class we can club data and associated function together. Okay, तो ये points हमने पहले भी पढ़ा था. Then also once again, that is class is user defined data type. It can come in MCQ also, and class is abstract of program. So आपको ये सब पता होना चाहिए. These are basic lines. So see the syntax. You have to write the syntax in the same way with a proper nomenclature so that you can get full 3 marks. That is class, class name, then one opening bracket, access specifier. Will see further, that is access specifier can be public, private or protected. Okay, class name जो है यहाँ पे आपको name of the class, whatever you want to write you can write it. Keyword, this is compulsory thing which you have to write as it is. Data, access specifier में data declare करना है, access specifier में function declare करना है. Okay, so data declared in access specifier is data member, and access specifier में जो भी functions declare होते हैं inside the class, those are known as member function. And class को end करने के लिए we need this semicolon, okay, after closing bracket. So this is syntax of class. Syntax of class comes for 3 mark. If it is with definition of class, it will be for 4 mark. Okay, so this is very important and means 3 to 4 marks का क्वेश्चन क्लास पे आना ही है, कंपलसरी है. ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ क्लास. सी, ये मेरा मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है. जस्ट यू हैव टू चेंज हियर. सी, क्लास नेम की जगह वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू हैव टू राइट. एक्सेस स्पेसिफायर 3 टाइप्स थे, उसमें से आप यहाँ पे कोई एक लिख सकते हो. मोस्टली फॉर डेटा इट इज़ प्राइवेट. ओके, बिकॉज डेटा हमें सिक्योर रखना है, सो डेटा इज़ प्राइवेट. इंट ए, मैंने एक डेटा दिया है ए ऑफ टाइप इंटीजर. एक्सेस स्पेसिफायर में फंक्शंस दिए हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके मैंने वॉइड प्रिंट दिया है. ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, void add or whatever the name you want to use, you can use by your own also. It's not compulsory that जो भी मैंने यहाँ पे दिया है वही आपको यूज़ करना है. ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको सिंटैक्स के साथ में ये बताया है जिससे आपको कंपैरिजन करने के लिए इजी हो जाए. ओके, कि आपने डेटा की जगह क्या लिखा है और फंक्शन की जगह क्या लिखा है, एक्सेस स्पेसिफायर की जगह पे क्या लिखा है. ओके, नाउ एग्जाम्पल ऑफ क्लास विथ सिंटैक्स. नाउ सी दिस, ये मैंने सिंटैक्स लिखा, ये मैंने अभी जस्ट जो एग्जाम्पल दिया वो लिखा है. नाउ द डेटा डिक्लेयर्ड inside the class is known as data member. You should know this term data member. अगर किसी ने आपको पूछा तो you should know that what is data member, or it can come in program also, this kind of term. So data declared inside the class is known as data member, and function declared inside the class is known as member function. Okay, तो आपको ये दोनों नाम ध्यान में रखना है. Now what is access specifier? ओके, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस स्पेसिफायर वी कैन रेंज और डेटा कि हमारा डेटा कहाँ तक यूज होने वाला है. ओके, सो दीज आर ऑफ दीज 3 टाइप्स विच वी जस्ट सॉ. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 3 टर्म्स? इन दिस फर्स्ट वन, पब्लिक स्पेसिफायर, all the data members member function declared using this access specifier are accessible by any function in whole program. Means according to the name कि हमारा जो भी डेटा और फंक्शन होगा हमारे पूरे प्रोग्राम में वो विजिबल होगा. ओके, कोई भी फंक्शन हमारे प्रोग्राम में हमारे डेटा और फंक्शन को यूज कर सकता है. गेटिंग? नाउ द सेकेंड वन इज प्राइवेट. अकॉर्डिंग टू द नेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट? इफ एनी एक्सेस स्पेसिफायर इज नॉट स्पेसिफाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, अगर जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा, अगर ये एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा है, जस्ट इंट ए लिखा है, मीन्स ऑफ दिस इज प्राइवेट. ओके,
अगर access specifier is not written, then also it is private. So by default our access specifier is private. Those are hidden from outside the world. Only member function can use private data where they are declared. तो मेंबर फंक्शन मीन्स व्हाट, अभी हमने पढ़ा ये टर्म कि जो भी फंक्शंस क्लास में डिक्लेयर किए हैं दोज आर नोन एज मेंबर फंक्शन. ओके, तो मेंबर फंक्शन जो हमारे क्लास में डिक्लेयर किए हैं वही लोग हमारा डेटा यूज कर सकते हैं. ओके, सो डेटा डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास कैन यूज्ड बाय ओनली मेंबर फंक्शन. ओके, so this is the meaning of private. And what is the meaning of protected? These are used by member function and friend of the class as well. Derived class member function. So ये कैसे यूज होता है, ये member function के थ्रू तो यूज होगा. and friend of class, जो भी उस क्लास का कोई दूसरा क्लास फ्रेंड होगा, this you will learn further. तो जो भी उस क्लास का कोई और फ्रेंड होगा आप उसके थ्रू भी प्रोटेक्टेड डेटा जो है वो यूज हो सकता है. ओके, दीज आर सिमिलर टू प्राइवेट एज दे आर नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली. तो ये प्राइवेट वन काइंड ऑफ प्राइवेट ही है, बट इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सेस होता है डेटा का, बट नॉट डायरेक्ट. ओके, सो दिस इज योर एक्सेस स्पेसिफायर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू कॉल ऑब्जेक्ट. अब हमने पढ़ा क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. नाउ द थिंग इज हाउ टू कॉल ऑब्जेक्ट. हमें हमारे प्रोग्राम में जैसे हमने कहा हर एक काम हमारा ऑब्जेक्ट करने वाला है, सो वो काम कैसे करेगा. सो लर्न द बेसिक थिंग अबाउट ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी. इट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास. Objects are autonomous entity of the class. Autonomous means same type of entity of class. ओके, मतलब एक क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सब सेम टाइप के होंगे. सो सिंटैक्स फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे मतलब हमने प्रोग्राम कर लिया, प्रोग्राम करने के बाद मुझे उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेना है जो हमारी क्लास का काम प्रोसीड करेगा. दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट क्रिएशन. तो मुझे कैसे डिक्लेयर करना है, सी क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम सेमीकोलन. मतलब मुझे बताना है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है इट बिलोंग्स टू विच क्लास एंड आई हैव टू पुट सेमीकोलन. सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. नाउ सी द एग्जांपल. क्लास एबीसी प्राइवेट है मेरा डेटा इंट ए एंड देयर इज वन फंक्शन दैट इज void print. ओके, मेरा क्लास यहाँ पे क्लोज हो रहा है. नाउ हाउ आई शुड कॉल और क्रिएट ऑब्जेक्ट. सो सी ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड फंक्शन कॉल. मेरा सिंटैक्स क्या था, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम. सो सी मैंने क्लास नेम लिया, यहाँ पे लिखा, एंड ऑब्जेक्ट नेम एज पर माई चॉइस एक्स वाई जेड ए बी सी वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, बट डोंट रिपीट एनी नेम. ओके, सो आई टुक एक्स. सो एक्स जो है वो ABC क्लास का ऑब्जेक्ट है. ओके, सो फंक्शन कॉल क्या होता है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट क्रिएशन. व्हाट इज फंक्शन कॉल, जो भी मेंबर फंक्शन है उसका मतलब उसे कॉल करने के लिए मुझे ये ऑब्जेक्ट यूज करना है. ओके, सो ऑब्जेक्ट डॉट आई हैव टू यूज दिस डॉट टू कॉल फंक्शन. ओके, तो मुझे पहले ऑब्जेक्ट नेम लिखना है डॉट function name. Okay, this is known as my function call. Same way, if I'll take other object that is abcy, what is the meaning, that my object is y from abc class and y को use करके मुझे ये function call करना है. So I need this dot. Okay, you can see here where dot operator is used to call the function. Okay, so don't miss this dot in exam for any kind of programming concept. Okay, see sum of two numbers. Simply हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना है. जो हमने बेसिक प्रोग्राम्स में देखा था, हमें वेरिएबल लेना है, enter two values c in a b, c equal to a plus b and you have to print c. This is my basic program. Now how to do with class, same program by using class. So see here, class add, मुझे कोई भी अगर क्लास का नाम लेना है I can take a b c x y z जो भी मुझे चाहिए. Okay, so I took a b c, sorry add. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में मेरा डेटा मुझे प्राइवेट रखना है, दैट इज a b c.
ओके, वेरिएबल मैंने एबीसी, तो ये एबीसी कौन यूज कर सकता है? द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। तो मेंबर फंक्शन कौन है? वॉइड प्रिंट। तो देखो वॉइड प्रिंट में मैंने एंटर टू वैल्यू सी इन ए बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट सम सी। नाउ ये तो हो गया मेरा एक मतलब क्लास लिखा मैंने। ओके, आई लेफ्ट सेमीकोलन हियर। देन व्हाट इज वॉइड मेन? अब वॉइड मेन में क्या करना है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। So you can see this P is from class add. So this is my object creation. Okay. Now P dot print function, ये क्या था मेरा? Function call. Okay. So this is the way you have to compile your program by using class. Now the next concept is member function in class. Okay. तो मेंबर फंक्शन तो हमने पढ़ा कि दो टाइप मतलब मेंबर फंक्शन जो भी फंक्शंस हमने क्लास में डिक्लेयर किया है दैट इज नोन एज मेंबर फंक्शन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंट वेज टू डिफाइन मेंबर फंक्शन? फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द क्लास इज नोन एज मेंबर फंक्शन। क्लास कैन हैव नंबर ऑफ मेंबर फंक्शन, कितना भी फंक्शन हम लोग क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन टू वेज, एक तो इनसाइड द क्लास मेथड एंड आउटसाइड द क्लास मेथड। ओके, तो मेंबर फंक्शन डिफाइन करने के दो वेज हैं, मतलब अगर हमें कोई भी प्रोग्राम करना है बाय यूजिंग क्लास, सो वी आर हैविंग टू वेज टू डिफाइन, दैट इज इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। See, it's my basic program class ABC. I am having a private data int a and a function void print. Okay. Now see, member function inside the class means member function मुझे जो भी define करना है it will be inside the class. Okay, define means जो पूरा procedure है वो. Okay, तो define means पूरा procedure and declaration means only the name of the function. So you can see that same program of addition I write in this way, that is मेरा पूरा जो वर्किंग था, पूरा प्रोग्राम का वर्किंग था, इट इज इन दिस क्लास ओनली। ओके, उसके बाद पूरे वर्किंग के बाद मेरा क्लास क्लोज हो रहा है एंड मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया। ओके, सो दिस इज द मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया, मेंबर फंक्शन जो ये था उसको मैंने क्लास के अंदर ही डिफाइन किया है। Now, what is a member function outside the class? So you have to keep in mind one line, that is member function can be defined outside the class, but it with the help of SRO, scope resolution operator. Means जब outside the class है तो आपको ये symbol use करना है। हमने पहले ही last year पढ़ लिया था कि scope resolution operator is used to access the global values. Okay, इसलिए हमें SRO use करना है। So what is the syntax? Return type, class name, function name. Okay, return type mostly void रहता है, class name आप जो भी लिखे रहोगे वो लिखना है, फिर आपको function name लिखना है। It's very easy. Let's see the same program. See, पहले मैंने यहाँ पे syntax बताया how to write class ABC private में मेरा एक data है A and function is void print. Okay. Void ABC. Now return type is void, class name is ABC and print is my function which is written here. Okay, and see print function को access करने के लिए I need this SRO. So this is my example of my syntax of member function declaration outside the class. Now let's see the program of addition of two number. See, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्लास स्टार्ट किया है, प्राइवेट डेटा जो मेरा था ABC है वो। नाउ इन दिस पब्लिक कीवर्ड आई जस्ट डिक्लेयर्ड वॉइड सम, इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन जब भी होगा उसमें सेमीकोलन होगा, जब डेफिनेशन होगा दैट टाइम वी वोंट हैव सेमीकोलन। ओके, और मैंने क्लास क्लोज कर दिया, जस्ट आई डिक्लेयर्ड एंड क्लोज द क्लास। ओके, अब इसे डिफाइन करना है, इसका पूरा प्रोसीजर लिखना है। सो आई हैव टू यूज दिस रिटर्न टाइप, देन क्लास नेम, देन SRO एंड फंक्शन नेम। ओके, इसके बाद ये है उसका पूरा प्रोसीजर जो मैंने पहले भी लिखा था।
Now using this void main, I have to create object and I have to call the function sum. जिस फंक्शन में पूरा प्रोसीजर है उसे मुझे कॉल करना है यूजिंग ऑब्जेक्ट. सो दिस इज मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंस्ट्रक्टर एंड destructor. What is the meaning? This is very much important feature and compulsory you will get 3 marks question for constructor or destructor. Okay, so 3 marks may be the feature of constructor or feature of destructor will give you 3 marks, or it can come like explain with a program constructor and destructor. Okay, so this can come for next 3 marks. तो इसमें से कुछ भी एक चीज आना कंपलसरी है. सो द थिंग यू विल गेट फॉर कंस्ट्रक्टर आर फर्स्ट वन, इट मे बी द फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. सो व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर? अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन. मतलब ये भी क्या है, क्लास में ही डिक्लेयर है. आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, मेंबर फंक्शन बोला मीन्स इट इज डिक्लेयर्ड इन द क्लास. So a constructor is a special member function of class, but it will be special. Okay, its task is to initialize the object of class. इसका काम क्या है? To initialize the object of class. ये class के object को initialize करेगा. It is special because name is same as the name of class. मतलब इसमें जब भी हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया, वी आर नॉट सपोज टू थिंक फॉर द नेम. जो भी क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, बस कंस्ट्रक्टर के नाम के बाद में ये फंक्शनल ब्रैकेट होगा. ओके, द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एसोसिएटेड क्लास इज क्रिएटेड. तो कंस्ट्रक्टर कब स्टार्ट होता है? जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वैसे ही कंस्ट्रक्टर इन्वोक करेगा, स्टार्ट होगा. ओके, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ द क्लास. ये क्या करता है? डेटा मेंबर ऑफ द क्लास जो भी रहेगा, जो भी डेटा है उसके लिए ये वैल्यू और स्पेस कंस्ट्रक्ट करता है मेमोरी में. ओके, सो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टर. The constructor never return any value. So the special feature is constructor never returns any value. Hence it is written without no return type. Means जब भी हम constructor लिखेंगे we won't use any return type or void. कुछ भी नहीं हम लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे and functional bracket, and name will be same as the name of class. Now the next thing is constructor cannot be static. Okay, constructor कभी भी static नहीं होगा. They should be declared in public specifier. Okay, they cannot be inherited through derived class. तो constructor सिर्फ आप declare define कर सकते हो, you cannot inherit it. मतलब उसे आप किसी और क्लास में उसके फीचर्स को पास ऑन नहीं कर सकते. Okay, now व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर? तो सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पढ़ने के लिए आपको क्लास का पूरा सिंटैक्स आना बहुत ज़रूरी है. सो यू कैन सी आई स्टार्टेड विद अ क्लास इंटीजर जिसमें मेरा डेटा प्राइवेट है mn, एंड यू कैन सी आई अगेन यूज दिस नेम इंटीजर विद दिस फंक्शनल ब्रैकेट, एंड दिस इज माई कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, ओनली डिक्लेयर्ड बिकॉज कंस्ट्रक्टर का फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद मैंने वहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया. ओके, सो इट इज़ डिक्लेरेशन ओनली, और मैंने क्लास क्लोज कर दिया. सो ऑलवेज इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि आपके प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर है कि नहीं, तो ये नेम ऑफ द क्लास और कंस्ट्रक्टर नेम विल बी सेम, जस्ट कंस्ट्रक्टर विल बी विद दिस फंक्शनल ब्रैकेट. ओके, नाउ दिस इज माई क्लास नेम बिकॉज यू वॉन्ट यूज एनी रिटर्न टाइप. ओके, क्योंकि जब हमें SRO यूज करके फंक्शन को डिफाइन करना है, but we cannot use any return type as this is constructor. Okay, so I have to use class name, SRO and constructor name, and here I have to initialize the value of data, that is m is equal to 0 and n is equal to 0. Okay, so such kind of constructor is known as default constructor. You can see कि constructor का जो functional bracket है ये खाली है. Okay, so such kind of constructor is known as default constructor, which we will see further. Now what are the more features of constructor?
Whenever a class contains a constructor, like in example जो अभी हमने देखा, it will be initialized automatically whenever an object of the class is created. तो हमें constructor कैसे, मतलब कैसे स्टार्ट होगा, वी आर नॉट सपोज टू राइट एनी लाइन. ओके, ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टर लिखने का सिंटैक्स कुछ और है. जैसे ही हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही कंस्ट्रक्टर अपना काम स्टार्ट कर देगा. ओके, दैट इज द डिक्लेरेशन इंटीजर इंट 1. अभी हमने जो भी ये देखा फंक्शन एंड क्लास, तो ये क्लास का नाम था. अगर मुझे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्लास लिखना पड़ेगा एंड ऑब्जेक्ट नेम. सो यू कैन सी मैंने क्लास लिखा और ऑब्जेक्ट नेम, सो आई क्रिएटेड ऑब्जेक्ट. और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया. This not only creates the object int1 of type integer but also initializes its data member mn to 0. Okay? मतलब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और mn जो भी डेटा रहेगा उसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 कर देता है. ओके, so this is the feature of constructor. Now what is destructor? As per the name, it is used or it implies that it is used to destroy the object that have been created by constructor. तो ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट हो गया है, ओके, उसने क्या किया है, मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो उस स्पेस को हटाने के लिए मुझे क्या यूज करना है, डिस्ट्रक्टर. ओके, the destructor is invoked implicitly by the compiler upon exit from the program to clean up storage that is no longer accessible. तो कंपाइलर क्या करता है कि जितना वो प्रोग्रामिंग में जो भी डेटा रन करना था, रन होने के बाद अगर अब उसका कुछ भी यूज नहीं है तो वो क्या करता है, वो स्टोरेज एरिया को क्लियर करता है. एंड दिस इज द वर्क ऑफ दिस टर्म डिस्ट्रक्टर. ओके, द डिस्ट्रक्टर फंक्शन नेम इज सेम एज द क्लास, मीन्स कंस्ट्रक्टर का भी नाम सेम है, सेम एज क्लास, और ये भी. तो दोनों में फर्क कैसे समझ में आएगा, बट हियर फंक्शन नेम इज प्रिसीडेड बाय दिस टिल्ड साइन. मतलब अगर आपको पहचानना है कि डिस्ट्रक्टर कहाँ है तो उसके पीछे ये वाला साइन लगा होगा. ओके, फिर एग्जाम्पल कैसे लिखना है, इंटीजर अभी हमने देखा, तो इंटीजर जो ये फंक्शन नेम लिखा है इसके पीछे बस ये टिल्ड साइन, दिस विल इंडिकेट दिस डिस्ट्रक्टर. ओके, इट इज डिक्लेयर्ड विथ नो रिटर्न टाइप. इसमें भी क्या रहता है, इट इज विथ नो रिटर्न टाइप, इट टेक नो आर्ग्यूमेंट, मीन्स ये जो ब्रैकेट रहेगा हमेशा ऐसे ही खाली रहेगा, फंक्शनल ब्रैकेट. इट इज डिक्लेयर्ड इन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर. ओके, तो एक्सेस स्पेसिफायर दोनों के लिए सेम है. नाउ सी द प्रोग्राम विच इज इन योर बोर्ड ऑल्सो, द प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो मैंने एक क्लास लिया, स्टार्ट किया रेशियो. सो विद दिस क्लास ओनली आई विल हैव दीज टू थिंग्स. ओके, सो यू कैन सी it is without any return type and name is same as the name of class with this functional bracket. So this is my constructor. Okay, तो constructor में मैंने एक statement दिया, then this is my member function and with this tilde sign I cleared the memory. और फिर यहाँ पे मैंने ये पहले ब्रैकेट क्लोज किया. ओके, ये क्लास मैंने क्लोज किया. नाउ सी हाउ टू रन. तो मैंने जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मेरा कंस्ट्रक्टर रन हुआ. तो कंस्ट्रक्टर कहाँ है, यहाँ पे है. तो मेरा पहला लाइन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट इज बॉर्न, क्योंकि इसके लिए कुछ अलग से स्टेटमेंट नहीं है, बस आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर रन होगा. देन वाई डॉट प्रिंट, वाई डॉट प्रिंट मीन्स प्रिंट फंक्शन कॉल होगा एंड इट विल प्रिंट ऑब्जेक्ट इज अलाइव. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑटोमेटिकली, जब ये मेरा प्रोग्राम का काम हो गया, ये एंड ब्रैकेट आ रहा है, so this will run and object dies means what, space और storage area clear किया है. Okay, now the thing is types of constructor. What are the types of constructor? So you are having in your syllabus, the first one is default constructor. Okay, default constructor means what, जो भी class name होगा constructor name भी same होगा. Okay, but this will be blank. गेटिंग, तो ये जो फंक्शन है मीन्स कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर जो ये प्लेस है जहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट पास करना रहता है ये ब्लैंक होगा.
और जो भी वेरिएबल्स होंगे उसका वैल्यू 0 होगा. सो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो रन होता है, बाय डिफॉल्ट रन होता है. नेक्स्ट वन इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. हियर द सिंटैक्स इज क्लास नेम and parameters list. Okay, like my class name is ratio and parameters are int a and int b, where a का डेटा हाइट में कॉपी हो रहा है, b का डेटा विड्थ में कॉपी हो रहा है. ओके, सो दिस इज माय पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ये मेरा कंस्ट्रक्टर ही है बट इसमें मैंने पैरामीटर भी पास किए हैं. दोज पैरामीटर्स आर a and b. ओके, सो दीज आर द टॉपिक ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड constructor. Now the next thing is inheritance and its type. So let's see the next important term or OOP feature, that is inheritance. The mechanism of deriving new class from an old one is called as inheritance. So you should know the definition of each and every term, that is constructor, inheritance, object, class, encapsulation, abstraction. Okay, these are very important terms. So मतलब क्या है, जैसे एक चाइल्ड को उसके पेरेंट की कुछ फीचर्स मिलते हैं. ओके, जब चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसके पेरेंट के कुछ फीचर्स मिलते हैं. सेम वे हियर कि जो नया क्लास आएगा उसे अपने पुराने क्लास के कुछ तो फीचर्स मिलेंगे. ओके, ओल्ड क्लास इज नोन एज बेस क्लास, न्यू क्लास इज नोन एज डिराइव्ड क्लास. सो C++ सपोर्ट्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी मीन्स व्हाट, पेरेंट क्लास में अगर कोई फीचर डिक्लेयर है सो चाइल्ड क्लास कैन रीयूज इट. सो दिस इज नोन एज रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट. ओके, फंक्शन एंड वेरिएबल ऑफ द क्लास कैन बी यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास. दैट इज द फीचर ऑफ इनहेरिटेंस कि एक बार डिक्लेयर करो, बार बार यूज करो उस फीचर्स को. सो दिस इज द फीचर ऑफ इनहेरिटेंस. Now see the syntax of inheritance. आपको सारे सिंटैक्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होगी वरना आपको सब सेम ही लगेगा. Now see, class, derive class name. तो यहाँ पे आपको क्लास नेम बताना है कि कौन से क्लास से आपका फीचर रीयूज हो रहा है. विजिबिलिटी मोड, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, यहाँ पे तीनों में से कोई एक चीज होगी. एंड बेस क्लास नेम. ओके, मीन्स क्लास, जिस क्लास में आपका फीचर डिराइव हो रहा है वो क्लास का नाम, उसका मोड विजिबिलिटी मोड, फिर जिस क्लास से डिराइव हो रहा है वो क्लास का नाम, दैट इज बेस क्लास. ओके, और उन दोनों के बीच में कोडिंग और यहाँ पे क्लास क्लोज. लेट्स सी विथ डिफरेंट टाइप्स. इनहेरिटेंस टाइप्स: सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्कियल एंड हाइब्रिड. ओके, तो these are the 5. अगर एग्जाम में आता है so it will be like what is inheritance, explain 2 types or 3 types of inheritance. 2 types पूछा with definition so it is for 3 mark, और 3 types with definition पूछा तो 4 marks. You have to draw the structure and जो भी पूछा रहेगा टाइप, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसके सामने उसका नाम भी बताना है. ओके, सो यू कैन सी हियर कि ये बेस क्लास है. जो पहले जहां से एरो जा रहा है मीन्स ए का फीचर बी में आ रहा है, सो दिस विल बी माय बेस क्लास. ये ओल्ड क्लास है एंड न्यू क्लास इज बी, दैट इज डिराइव्ड क्लास. तो सिंगल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है कि बेस क्लास से सिर्फ सिंगल चाइल्ड ही आ रहा है, पेरेंट क्लास से सिर्फ एक ही चाइल्ड आ रहा है. दिस इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस. ओके, सो सी द एग्जाम्पल. ये मेरा क्लास ए है जो ओल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास है, और मेरा क्लास बी जो नया क्लास है वो पब्लिक विजिबिलिटी मोड यूज करके ए का डेटा एक्सेस कर रहा है. ओके, मीन्स ये जो चाइल्ड है बी वो अपने पेरेंट का डेटा यूज कर रहा है. दिस इज माई सिंगल इनहेरिटेंस. नाउ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. देखो अब मल्टी लेवल में क्या है, ये बेस क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, पर फॉर ये जो C लिखा है, C का पेरेंट कौन है, B है. ओके, तो B जो है ये डिराइव क्लास भी है और बेस क्लास भी है. डिराइव क्लास इज फॉर A एंड बेस क्लास इज फॉर C. ओके, सो दिस इज मल्टी लेवल. अब इसके लिए अगर सिंपल कोडिंग होगा तो कैसा होगा,
क्लास ए मेरा पेरेंट है, जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिखता है बस वैसे ही लिखना है। तो अभी क्लास बी कैन एक्सेस डेटा ऑफ ए, तो देखो मैंने लिखा क्लास बी कैन एक्सेस डेटा ऑफ ए। नाउ क्लास सी कैन एक्सेस डेटा ऑफ बी, तो देखो मैंने सेम वैसे ही लिखा है यूजिंग दिस कीवर्ड। सो द कोडिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज वेरी मच सिंपल, जस्ट आप जहाँ भी क्लास क्लोज कर रहे हो यू हैव टू पुट सेमीकोलन। नाउ द थर्ड वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल में क्या होता है, पेरेंट बहुत सारे हैं और डिराइव क्लास सिर्फ एक ही है। मतलब डी के अंदर ए का भी फीचर है, बी का भी फीचर है और सी के भी फीचर है। ओके, सो सी दिस, सी जस्ट आप जैसे कनेक्शन यहाँ पे देख रहे हो सेम वे में आपको यहाँ पे लिखना है। क्लास ए इज माई पेरेंट क्लास, ठीक है मैंने लिख दिया, क्लास क्लोज किया। सेम वे सिर्फ क्लास बी आएगा और क्लास सी आएगा। ओके, क्योंकि ये बेस क्लास है, सो बेस क्लास सिर्फ हमें ऐसे ही लिखना है। नाउ class B can D can access data of A, B and C. So you can see class D can access data of A, B, C. Okay, this type of coding you are having for inheritance. Now hierarchical inheritance, इसका क्या मीनिंग है अभी कि A is your base class और उसके 3 चाइल्ड है। A के चाइल्ड कितने हैं, 3, मतलब ए का डेटा बी में भी है, ए का डेटा सी में भी है और ए का डेटा डी में भी है। नाउ सी द कोडिंग फॉर दिस, इट इज ऑल्सो वेरी मच सिंपल, बस आप जैसा डायग्राम देख रहे हो आपको लिखना है। सो क्लास ए इज माई पेरेंट क्लास, तो देखो मैंने क्लास ए लिख दिया। क्लास बी कैन एक्सेस डेटा ऑफ ए, क्लास सी कैन एक्सेस डेटा ऑफ ए, क्लास डी कैन एक्सेस डेटा ऑफ ए। इट्स वेरी सिंपल। ओके, now the last one is hybrid inheritance, ये mixture of all type of inheritance है। if you will see only A and B, this is single. if you will see A, B and D, this is multi-level. if you will see B, C and D, this is multiple. okay, and A, B and C, तो this is hierarchical, और सबको मिक्स करके क्या बना है, हाइब्रिड बना है। ठीक है, तो आपको बस इसमें समझना है किसके फीचर कौन यूज कर रहा है। सो A इज माई बेस क्लास और पेरेंट क्लास, ये सबसे बड़ी क्लास है। ए का डेटा कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है और सी में जा रहा है। ओके, और बी और सी का डेटा कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है। सो सी द कोडिंग पार्ट, क्लास ए में सिर्फ क्लास ए का ही डेटा है। ओके, क्लास बी में डेटा कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है। सो ये देखो क्लास ए कैन एक्सेस डेटा ऑफ ए, क्लास सी में क्लास ए का डेटा आ रहा है एंड क्लास डी में बी और सी दोनों का डेटा आ रहा है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ कोडिंग यू हैव टू डू फॉर दिस टॉपिक। ओके, सो these are your 4 topics, or I can say totally 5 topics from this C++. C++ is very vast, so I divided all the topics in 3 sections. So this was our first section, so please complete the revision part of C++ with this first video. Okay, now I'll start with the next concept in my second video. Okay, so please practice as you all said or demanded for this C++ revision I gave you, and now you have to score good marks in C++. Okay, thank you class.